नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वायर में। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 7 मानव निर्मित साधन एवं उनके क्रियाकलापों का प्रभाव। इससे संबंधित 20 क्वेश्चन। इसी यूनिट से संबंधित एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, और भी बहुत सारे वीडियो हमारे टॉपिक से रिलेटेड जो हमारे एमपीटीईटी का एग्ज़ाम है उससे जो संबंधित हमारा सिलेबस है, उन्हीं सिलेबस से संबंधित आपके लिए बहुत सारे वीडियोस हमने अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो सबसे पहले उनको देख लीजिए। और ये हमारा यूनिट नंबर 7 का लेक्चर नंबर 2, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये वीडियो को अंत तक देखिए और सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, मतलब हमारे सेशन की ओर हम चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, सर्दी के दिनों में प्रयोग होने वाली वैसलीन बनती है, ठीक है। सर्दी के दिनों में प्रयोग होने वाली जो वैसलीन होती है, अभी जो फिलहाल सर्दी का टाइम चल रहा है, हम वैसलीन का उपयोग कर रहे हैं हमारे स्किन को मॉइस्चराइजेशन के लिए, मतलब जो हमारी स्किन होती है उसके लिए हम वैसलीन का उपयोग अभी कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए पैराफिन किससे बनती है वो हमें पता नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिटुमिन से, ऑप्शन नंबर सी स्नेहक से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मशीनों में स्नेहक का उपयोग होता है, तो मतलब कि हम स्नेहक का उपयोग नहीं करते हैं अपने सर्दियों में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिटुमिन दिया हुआ है। तो आप लोगों को पता है कि बिटुमिन जो है वो कोयले का एक प्रकार है, ठीक है। मतलब इसमें 75% कोयला पाया जाता है बिटुमिन में, ठीक है। और एंथ्रासाइट, बिटुमिन, ये सारे कोयले के प्रकार है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ना बिटुमिन आंसर आएगा नहीं, ठीक है। स्नेहक भी नहीं आएगा, इनमें से कोई भी नहीं आएगा, पैराफिन आएगा, ठीक है। क्या आंसर आ जाएगा हमारा, पैराफिन। तो क्वेश्चन ये मतलब बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, परंतु यहाँ हमें ये पता नहीं था कि जो हम वैसलीन यूज़ करते हैं उसमें क्या क्या रहता है या वो किससे बनती है, तो पैराफिन से बनती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए आंसर, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यस, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में क्या पाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोगों ने बहुत बार सीएनजी गैस पढ़ी होगी, ठीक है। सीएनजी गैस जो होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसमें क्या पाया जाता है ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, या ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। मतलब दोनों की दोनों गैसेस जो है वो सीएनजी गैस में पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ए और बी दोनों। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नंबर सी, ठीक है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यस, तो ये है हमारा प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण की दृष्टि से सबसे कम प्रदूषण पैदा करता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण की दृष्टि से सबसे कम प्रदूषण पैदा करता है, मतलब कि यहाँ पर देखिए 4 चीज़ें दी हुई है, उसमें कुछ गैस है, कुछ लिक्विड है, तो हमको बताना है कि सबसे कम प्रदूषण कौन उत्पन्न करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए की अगर बात करें तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही सीएनजी की बात की थी। ऑप्शन नंबर बी द्रवित प्राकृतिक गैस, मतलब कि एलपीजी की बात हो रही है यहाँ पर, द्रवित प्राकृतिक गैस। और ऑप्शन नंबर सी जो है वो पेट्रोल की बात हो रही है, ये हमारा ईंधन है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी डीजल की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिए सबसे कम प्रदूषण बोला है, ठीक है। प्रदूषण तो सभी लोग कर रहे हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी, एलपीजी भी कहीं ना कहीं प्रदूषित कर ही रहे हैं ये, ठीक है। और पेट्रोल भी और डीजल भी, ठीक है। मतलब ये कहीं ना कहीं प्रदूषण कर रहे हैं, परंतु हमसे पूछा गया है कि सबसे कम प्रदूषण कौन उत्पन्न करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए की, सीएनजी, ठीक है, सीएनजी। और इसके पहले हमने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें सीएनजी में क्या पाया जाता है वो हमसे पूछा गया था, ठीक है, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड पाई जाती है और ये सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करती है। ओके, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। और तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यस, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 4, ठीक है। द्रवित प्राकृतिक गैस में मीथेन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, द्रवित प्राकृतिक गैस में मीथेन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है, ठीक है। तो जो द्रवित प्राकृतिक गैस मतलब कि एलपीजी, ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवित प्राकृतिक गैस, ठीक है। तो ये हमको बताना है। तो यहाँ पर बताना है हमें कि मीथेन की कितनी मात्रा होती है इसमें। ऑप्शन नंबर ए 60%, ऑप्शन नंबर बी 70%, ऑप्शन नंबर सी 90%, ऑप्शन नंबर डी 54%,
परसेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमको बताना है मीथेन, मतलब मीथेन जो है वो कितनी मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पर जो मीथेन होता है ना फ्रेंड्स, वो होता है 90%, मतलब जो गैस होती है द्रवित प्राकृतिक गैस, उसमें सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वो होती है मीथेन। ठीक है, कौन सी गैस होती है फ्रेंड्स? मीथेन। तो ये हो गया हमारा आंसर, 90% होती है द्रवित प्राकृतिक गैस में। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यस, ये हमारा प्रश्न नंबर 5। ठीक है, द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? ठीक है, द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर बी प्रोपेन, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। मतलब मुख्य रूप से देखिए, जो द्रवित पेट्रोलियम गैस जो होती है ना, एलपीजी गैस, उसके अंतर्गत मुख्यतः मतलब कहना चाहिए एक ऐसी गैस होती है जिससे उसको कलर प्राप्त होता है, और एक ऐसी गैस होती है जिससे उसको मतलब कहना चाहिए जो हम खाना बनाते हैं एलपीजी। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी गैसेस मिलाकर वो उसे बनाते हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से क्या पाया जाता है वो हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसकी बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए ब्यूटेन एंड प्रोपेन। ठीक है, ब्यूटेन और प्रोपेन आपने केमिस्ट्री में बहुत बार ये गैसों के नेम सुने होंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर, ए और बी दोनों, मतलब ब्यूटेन और प्रोपेन जो है वो दोनों की दोनों कहाँ पाई जाती है? द्रवित पेट्रोलियम गैस में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो पेट्रोलियम अधिकांशतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? मतलब पेट्रोलियम जो है वो किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक छोटा सा जो एक फैक्ट है वो मैं आप लोगों का क्लियर कर देती हूँ। चट्टानों से क्या बनती है? मिट्टी बनती है। ठीक है, मतलब आई थिंक आपको पता भी होगा, पर फिर भी जैसे ये क्वेश्चन आया तो मेरे मस्तिष्क में एक चीज़ आई कि चट्टानों से क्या बनती है? मिट्टी बनती है। मतलब उसका क्या होता है? अपक्षय होता है, यानी कि अपघटित होती है वो धीरे धीरे चट्टानें जो होती हैं वो, और उससे क्या बनती है? मिट्टी बनती है। ठीक है, तो पेट्रोलियम अधिकांशतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आग्नेय, ऑप्शन नंबर बी अवसादी, ऑप्शन नंबर सी रूपांतरित, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो पेट्रोलियम जो होता है वो किस प्रकार की चट्टानों से बनता है? वो अवसादी चट्टानों से बनता है। ठीक है, हमने सिक्स्थ में आई थिंक 7th में साइंस की बुक में हमने चट्टानों के प्रकार पढ़े हैं। ठीक है, तो अवसादी चट्टानें जो होती है उससे क्या पाया जाता है? उसमें पेट्रोलियम अधिकांशतः पाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कंप्लीट। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यस, सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जेट्रोफा किन प्रजातियों में वनस्पतियों का समूह है? ठीक है, जेट्रोफा कितनी प्रजातियों के वनस्पतियों का समूह है? सॉरी, कितनी प्रजातियां मतलब मिलकर जेट्रोफा बनती है? ठीक है, जेट्रोफा कितने प्रजातियों का समूह। अब देखो जेट्रोफा क्या है वो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो जेट्रोफा है ना एक पौधा टाइप का होता है, और ये ना एक कहना चाहिए एक ईंधन के रूप में, भावी ईंधन के रूप में प्रयोग होने वाला है, और इससे बहुत कम प्रदूषण होता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया जेट्रोफा कितने प्रजातियों के वनस्पतियों का समूह है? तो ऑप्शन नंबर ए 162, ऑप्शन नंबर बी 168, ऑप्शन नंबर सी 175, ऑप्शन नंबर डी 185। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, हमारा जो आंसर हो जाएगा 175। ओके, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा आंसर? 175, 175 प्रजातियां, मतलब 175 स्पीसीज जो होती है, जो प्रजातियां होती है, उससे मिलकर जेट्रोफा का क्या बनता है? वनस्पतियों का समूह बनता है। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। अब यस, सो ये हमारा प्रश्न नंबर 8, जेट्रोफा सामान्यतः किस प्रकार की जलवायु प्रदेशों की वनस्पति है? देखिए वनस्पति है जेट्रोफा, लेकिन ये किस प्रकार के जलवायु प्रदेशों की वनस्पति है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उपोष्ण, ऑप्शन नंबर बी उष्णार्ध, ऑप्शन नंबर सी अर्धशुष्क, ऑप्शन नंबर डी शीतोष्ण। ठीक है, तो देखिए ये जो है ना इसकी बात कर लेते हैं हम सॉरी यस, सो इसका जो आंसर है ना वो है अर्धशुष्क। किस प्रकार की जलवायु प्रदेश की वनस्पति है जेट्रोफा? ठीक है, तो वो है अर्धशुष्क। कहाँ की है? अर्धशुष्क की। ठीक है, मतलब किस प्रकार की बोला है, सॉरी, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा अर्धशुष्क। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं, ये भी जेट्रोफा से ही रिलेटेड है। जेट्रोफा के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? देखिए
यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैं सबसे अच्छी ट्रिक ये अच्छी ट्रिक नहीं कहना चाहिए, सही तरीका कहना चाहिए, क्योंकि ट्रिक आई थिंक बहुत मतलब ट्रिक कहने पर क्या होता है, ट्रिक से कभी-कभी ट्रिक फेल भी हो जाती है, परंतु सबसे सही एक तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि हमको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। मतलब देखिए, हम जैसे जल्दी से पढ़ते क्वेश्चन को तो गलत है, नहीं होता है या नहीं वाला जो वर्ड होता है वो हम अवॉइड कर देते, इग्नोर कर देते और हम बिल्कुल गलत आंसर पर ही जाते हैं। ठीक है, तो जेट्रोफा के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है बोला है हमको। ठीक है, क्या बोला है, गलत। ये चीज़ हम पूरे ऑप्शन पढ़ते टाइम ये इसको हमको क्या करना है, माइंड में रखना है कि गलत वाला बोला है, सही वाला नहीं बोला है। तो ऑप्शन नंबर ए, यह अनावृष्टिरोधी सदाबहार झाड़ी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, बायोडीजल का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी, इससे पर्यावरण प्रदूषण का खतरा रहता है। ऑप्शन नंबर डी, इसके बीजों से ईंधन प्राप्त होता है। हमसे पूछा गया है, गलत है। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ सारे के सारे ऑप्शन पढ़े तो हमें यह भी सही लगा, बायोडीजल। बिल्कुल, बायोडीजल का प्रयोग प्रमुख स्रोत है जेट्रोफा। ठीक है, मतलब अभी के समय में या भावी समय जेट्रोफा का उपयोग बायोडीजल के रूप में करेंगे ही करेंगे। ऑप्शन नंबर डी, इसके बीजों से ईंधन प्राप्त होता है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, परंतु इससे प्रदूषण का खतरा नहीं रहता है। मतलब ये क्या है, हमारा गलत है और हमारा ऑप्शन क्या है, ये सही है। ठीक है, मतलब यहाँ पर आई थिंक आप समझ पाए होंगे कि हमें गलत वाला पूछा है तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें प्रदूषण का खतरा नहीं रहता है। ओके, यानी कि यहाँ रहता है लिखा है तो नहीं रहता है प्रदूषण का खतरा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यस, सो ये है हमारा प्रश्न नंबर 10। इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना कब हुई थी। मतलब इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना कब हुई थी वो हमको यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 की अगर बात करते हैं तो देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, यहाँ से जैसे अभी हमने ईंधन से संबंधित, जीवाश्म ईंधन से संबंधित विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं से संबंधित प्रश्न पढ़े, परंतु ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपदा प्रबंधन का है। ठीक है, किससे किससे संबंधित है, ये आपदा प्रबंधन। ठीक है, मतलब अगर हम देखें तो हमारा एक टॉपिक है मानवकृत आपदा व प्रबंधन, तो ये है आपदा प्रबंधन से रिलेटेड। ठीक है, आपदा प्रबंधन से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। तो आई थिंक आप समझ पाए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, तो ये इसकी बात हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ठीक है, इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए 16 अगस्त सन 1945 को, ऑप्शन नंबर बी 26 अगस्त सन 1945 को, ऑप्शन नंबर सी 6 अगस्त सन 1945 को, ऑप्शन नंबर डी 8 अगस्त सन 1945 को। तो देखिए, इतिहास में जो पहली परमाणु दुर्घटना हुई थी वो 16 अगस्त सन 1945 को हुई थी। कब हुई थी फ्रेंड्स, 16 अगस्त सन 1945 को। तो ये हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 16 अगस्त सन 1945, तो आप इसे याद रख लीजिए डायरेक्टली। ओके, तो ये है हमारा प्रश्न नंबर 11। हिरोशिमा तथा नागासाकी किस देश के दो नगर हैं जिन पर परमाणु बम गिराया गया था। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। हिरोशिमा तथा नागासाकी किस देश के दो नगर हैं जिन पर परमाणु बम गिराया गया था। ठीक है, तो किस देश के हैं। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका के, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी के, ऑप्शन नंबर सी जापान के, ऑप्शन नंबर डी रशिया के। ठीक है, मतलब रूस के। तो यहाँ पर जापान का जो नागासाकी और हिरोशिमा है, ठीक है, ये दो प्रमुख नगर ऐसे हैं जिन पर क्या किया था, परमाणु बम गिराया गया था। ये हमने बहुत बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये है जापान क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यस, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 12। हिरोशिमा पर गिराए गए बम का क्या नाम था। जो वो हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए गए थे, जो जापान देश के दो शहर है, दो नगर हैं, तो हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था उसका नाम हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए लिटिल बॉय, ऑप्शन नंबर बी लिटिल मैन, ऑप्शन नंबर डी लिटिल फैट एंड ऑप्शन नंबर डी लिटिल सेट। ओके, सो हमको यहाँ पर करेक्ट नेम को क्या करना है, चूज करना है। लिटिल बॉय क्या नेम होगा हमारा, लिटिल बॉय। लिटिल बॉय क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा। जो हिरोशिमा पर जो बम गिराया था ना हिरोशिमा पर, उसका नाम था लिटिल बॉय। ओके, अब ये बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ओके, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 13। फैटमैन नामक परमाणु बम जापान के किस शहर पर गिराया गया था। मतलब देखिए, अभी हमने एक पढ़ा लिटिल बॉय। ठीक है, क्या पढ़ा फ्रेंड्स, हमने एक बम का नेम पढ़ा
लिटिल बॉय, और उसे कहाँ गिराया गया था? उसे गिराया गया था हिरोशिमा पर, ठीक है। उसे कहाँ गिराया गया था? हिरोशिमा पर। तो हमने एक क्वेश्चन तो हमें याद हो गया कि हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामक बम गिराया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमें फैटमैन पूछा गया है, ठीक है। जापान के किस शहर में गिराया गया था? ऑप्शन नंबर ए हिरोशिमा, हिरोशिमा पर तो लिटिल बॉय गिराया गया था। ऑप्शन नंबर बी क्योटो, ऑप्शन नंबर सी नगोया, ऑप्शन नंबर डी नागासाकी। नागासाकी हमें यहाँ पर देखिए मतलब क्या पूछा गया है? शहर पूछा गया है, किस शहर पर गिराया गया था। तो यहाँ पर आ जाएगा फ्रेंड्स हमारा नागासाकी, ठीक है। मतलब कॉमन सेंस की भी बात यह है कि जापान के 2 शहरों पर बम गिराया गया था, और एक शहर जो है हिरोशिमा, उसमें गिरा था लिटिल बॉय, और एक जो बचा हुआ है वो फैटमैन है, ठीक है। तो वो गिराया गया था नागासाकी पर। ओके, तो आई थिंक मैं समझा पाई होंगी, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओके, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 14, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना किस देश में हुई थी? ठीक है, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना किस देश में हुई थी? और ये मतलब चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना से संबंधित एक क्वेश्चन आया था, सीटेट में भी आया था। जब मैंने एग्जाम दिया था तब भी इसी से संबंधित एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जर्मनी में, ऑप्शन नंबर बी पोलैंड में, ऑप्शन नंबर सी यूक्रेन में, ऑप्शन नंबर डी स्विट्जरलैंड में। तो हमको बताना है किस देश में हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर यूक्रेन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें एक क्वेश्चन आया था, आई थिंक मुझे अच्छे से याद नहीं है वो, लेकिन ये परमाणु दुर्घटना है ना, ये आया था, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा रिलेटेड आप पढ़ भी लीजिएगा, और ये किस देश में हुई थी ये थोड़ा आप याद रख लीजिएगा। ये हुई थी यूक्रेन में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। यस, तो प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र में विस्फोट कब हुआ था? चेरनोबिल परमाणु संयंत्र में विस्फोट कब हुआ था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 25 अप्रैल 1984 एंड 25 अप्रैल 1985, 26 अप्रैल 1986, 26 अप्रैल 1987। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है फ्रेंड्स वो है करेक्टली आंसर 26 अप्रैल 1986, मतलब 26 अप्रैल 26 अप्रैल सन 1986, ठीक है। 26 अप्रैल सन 1986, 26 अप्रैल 1986 में क्या हुआ था? चेरनोबिल परमाणु संयंत्र में विस्फोट हुआ था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये है हमारा प्रश्न नंबर 16, फुकुशिमा परमाणु आपदा किस देश में घटित हुई थी? ठीक है, फुकुशिमा परमाणु आपदा किस देश में घटित हुई थी? ऑप्शन नंबर ए चीन, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी रूस, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण कोरिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पर हम आंसर की बात करते हैं। फुकुशिमा परमाणु आपदा किस देश पूछा है? देश पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या जो आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारा जापान, ठीक है। मतलब किस देश से संबंधित, किस देश में हुई थी? तो ये हुई थी जापान में, ठीक है। और अगर एक दुर्घटना की और बात करें जापान की, तो वो हुई थी हमारे हिरोशिमा और नागासाकी, ठीक है। और जापान में हुई थी, हिरोशिमा पर लिटिल बॉय गिरा था, ठीक है। लिटिल बॉय नामक का क्या था? वो बॉम्ब का नेम था लिटिल बॉय। और जो नागासाकी था उस पर फैटमैन गिरा था, ठीक है। तो थोड़ा सा आप याद रख लीजिएगा, थोड़ी चीज़ों को रिलेट कीजिए तो और अच्छे से आपके डाउट क्लियर भी होते रहेंगे और आपको याद भी रहेगा, ठीक है। तो जापान में फुकुशिमा परमाणु आपदा भी संबंधित है, ठीक है। प्रश्न नंबर 17, फुकुशिमा परमाणु संयंत्र में परमाणु दुर्घटना के पीछे किसका हाथ था? ठीक है, मतलब क्या किसका हाथ था? मतलब कोई विलन वाला हाथ नहीं है यहाँ पर हमें आपदा प्रबंधन से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया और किस आपदा का हाथ था वो पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सुनामी लहरों का, ऑप्शन नंबर बी तूफानों का, ऑप्शन नंबर डी अत्यधिक घर्षण का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो सुनामी लहरें, ठीक है, क्या आंसर है हमारा? सुनामी लहरें। सुनामी लहरों के द्वारा मतलब सुनामी लहरों के कारण ही फुकुशिमा परमाणु संयंत्र में परमाणु दुर्घटना हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर, सही आंसर, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओके, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 18, सड़क दुर्घटना रोकने के प्रमुख उपाय है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, परंतु सिंपल से सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं, मतलब उतने ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते, पर लेवल अच्छा खासा रहता है उनका। और वो क्वेश्चन जो होते हैं ना वो हमें क्या करते हैं, थोड़ा भ्रमित करते हैं। और लेकिन हमको भ्रमित नहीं होना, हमें प्रैक्टिस इतनी अच्छी रखना है, हमें शब्दों को इतने अच्छे से पकड़ना है। कहना चाहिए कि जो वोकेबलरी है, जो शब्द है, जो शब्दावली है, उनकी इतनी अच्छी समझ होना चाहिए
कि हमें कोई भी शब्द उलझा ना सके, ठीक है। इतनी प्रैक्टिस आपको करना है। कई क्वेश्चन हम ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं, बिना वो जैसे उसे हम अगर उससे संबंधित कुछ पढ़े भी नहीं ना, फिर भी वो जो पेडागॉजी के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो तो बिल्कुल समझ पर ही आधारित होते हैं, और ये क्वेश्चन भी समझ पर आधारित होते हैं। मतलब हमने इतना एनवायरनमेंट तो पढ़ा हुआ है कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें समझ बनाना है शब्दों के प्रति, और हम अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम थोड़ा-सा अपने लक्ष्य से की बात कर लेते हैं। सड़क दुर्घटना रोकने के प्रमुख उपाय कौन-कौन से हैं, ठीक है। रोकने के प्रमुख उपाय बोला गया है। सजगता, हाँ, सजग रह के भी हम सड़क दुर्घटना को रोक सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी जागरूकता, जागरूक रह के भी हम सड़क दुर्घटना को रोक सकते हैं, और नियमों का पालन करके भी हम सड़क दुर्घटना को रोक सकते हैं। और सड़कों के नियम की अनदेखी अगर हम करेंगे, ठीक है, मतलब अगर हमने सड़कों के नियमों की अनदेखी की, तो हम सड़क दुर्घटना को नहीं रोक सकते हैं। सड़क दुर्घटना होगी ही होगी, ठीक है, अगर हमने नियमों की अनदेखी की तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? रोकने के उपाय कौन-कौन से है? ये पूछा गया है, 3 है और ये नहीं है, ठीक है। थोड़ा-सा क्वेश्चन जो है ना, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे देखिए एक चीज़ यहाँ पे टाइप हो गई एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर आ जाएगा ये सभी, ठीक है। मतलब मैं भी क्या सोच रही थी कि यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। ये सभी यहाँ पर 4th नंबर का ऑप्शन आप थोड़ा-सा यहाँ पर रिलेट कर लीजिए कि इसे आप अवॉइड करके, ठीक है, इसे आप थोड़ा-सा अवॉइड कर लीजिए, और ये अवॉइड करके यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में ये सभी, हाँ, ठीक है। अब हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी, ठीक है। भोपाल गैस त्रासदी जो है वो किस वर्ष हुई थी, तो ये कौन सी गैस से संबंधित है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1981 में, ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1982 में, ऑप्शन नंबर सी वर्ष 1983 में, ऑप्शन नंबर डी 1984 में, ठीक है। तो भोपाल गैस त्रासदी की अगर बात करें हम, तो ये हुई थी वर्ष 1984 1984 में ये हुई थी। क्या? भोपाल गैस त्रासदी की घटना, ठीक है। तो 1984 में हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस जो है वो रिलीज हुई थी यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। और सेशन का लास्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। कौन सा एक महामारी रोकने का उपाय नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी हमें थोड़ा अवेयर रहना है, नहीं है पूछा गया हमें, ठीक है। तो महामारी जो है वो, महामारी मतलब कोई सी भी बीमारी, जैसे अभी बीमारी चल रही है हमारी, ठीक है, कोरोना वायरस वाली, तो उपाय नहीं है पूछा गया हमसे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए टीकाकरण, ऑप्शन नंबर बी स्वच्छता में सुधार, ऑप्शन नंबर सी दवाओं का छिड़काव, और ऑप्शन नंबर डी कूड़े कचरे का एकत्रीकरण। उपाय नहीं है बोला, महामारी रोकने का उपाय नहीं है। देखो, टीकाकरण करेंगे तब भी हम महामारी को रोक सकते हैं, मतलब ये उपाय है। ऑप्शन नंबर बी स्वच्छता में सुधार, अगर हम करेंगे तो भी हम महामारी को रोक सकते हैं, और दवाओं का छिड़काव करेंगे तब भी हम महामारी को रोकेंगे। परंतु अगर हम कूड़े कचरे का एकत्रीकरण करेंगे तो महामारी को बढ़ावा देंगे। मतलब कोई सी भी बीमारी हो, तो हम अगर कूड़े कचरे का एकत्रीकरण करेंगे तो महामारी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ठीक है। तो ये हमारी रोकने का उपाय नहीं है महामारी को, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा सेशन नंबर, मतलब क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है फ्रेंड्स। मैं आप लोगों से बहुत बहुत निवेदन करूंगी कि सारे के सारे वीडियोस देखिए, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। आपके कमेंट्स का आंसर भी मिल जाएगा। और हम बहुत ही जल्दी थ्योरी के भी वीडियो लाने वाले हैं, तो चैनल पर आप कंटिन्यू बने रहिए, ठीक है। ये चैनल आप लोगों के लिए ही है। और जैसे मैं अभी फ़िलहाल वर्ग 2 में हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत तो आइडिया है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे उन्हें सॉल्व करना है, और किस टाइप से हम करेक्ट आंसर तक पहुँच सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम नंबर गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेशन, ठीक है। तो मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और थैंक यू सो मच।